तद्भावित अतद्भावित जो आ आई औ दोनों की वृद्धि संज्ञा होती है। और गुण सूत्र में भी इसी तरह से लगाएंगे, तद्भावित और अतद्भावित। तद्भावित और अतद्भावित जो अ ए ओ उसकी गुण संज्ञा होती है। तद्भावित अ ए ओ का मतलब है जहाँ पर गुण शब्द के द्वारा अ ए ओ लाया जाए। अतद्भावित का मतलब जहाँ गुण शब्द के बिना ही मौजूद मिल जाए अ ए ओ। जैसे पचे हमने सिद्ध किया था, पच धातु है और लट लकार के स्थान में इट और टितान्पदानम, तो ये ए जो है गुण शब्द के द्वारा थोड़ी आया है। ये तो टितान्पदानम टेरे से टी भाग को ए हुआ है। ऐसा नहीं कि गुण हो और फिर ए हुआ हो, ऐसा नहीं है। टित लकारों में आत्मनेपद संज्ञक जो आदेश हैं उनके टी भाग को ए होता है, ऐसे कहा ना। तो यहाँ पर इट को ए हुआ है, ये जो ए है ये तद्भावित नहीं है, अतद्भावित है। और ये आकार कर्तृशब्द का है और अपदांत आकार है ना, ये अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो। अब ये जो हम इसको गुण कह रहे हैं, अदेंग गुणा सूत्र से इसका जो गुण नाम रख रहे हैं ये अतद्भावित है, अतद्भावित ए है। और जैसे पच शप और झी आए लट लकार में ना, लट लकार में झी और झोंता झ के स्थान में अंत हो जाता है, अंती बन गया। ये जो आकार है ये गुण शब्द करके नहीं आया, गुण शब्द के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो झोंता से अंत हुआ है। झ के स्थान में अंत होता है, इस प्रक्रिया से अंत हुआ है, तो ये आकार अतद्भावित है। तो इसको आकार के पर रहते हैं हतो गुणे पर रूप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये तद्भावित अतद्भावित अ ए ओ तथा आ आई औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। माने वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ आ आई औ आते हैं उनकी भी वृद्धि संज्ञा होती है, और वृद्धि शब्द कह करके नहीं लाए जाएं। अब ये स्पष्ट हो गया। ये तो तीन सूत्र हो गए, वृद्धि राधे चदें गुणा इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि जो सूत्र है वो क्या काम करता है, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा अंगभूत होते हैं विधि के, जो जिसके लिए होता है वो अंग होता है और जिसके लिए वो अंगी होता है, यूँ समझ सकते हैं। जैसे विधि के लिए परिभाषा है तो विधि अंगी है, परिभाषा अंग है। विधि सूत्रों के लिए यदि संज्ञा सूत्र है, विधि अंगी है, संज्ञा अंग है, ठीक है। दूसरे के लिए ना, जो जिसके लिए होता है तो वो अंग होता है और जिसके लिए वो अंगी। जैसे विधि सूत्रों के लिए संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, तो संज्ञा और परिभाषाएं अंग हो जाएंगी और विधि सूत्र अंगी हो जाएंगे। विधि के लिए परिभाषाएं और संज्ञाएं होती हैं तो परिभाषाएं अंग हो गई, और विधि के लिए हैं तो विधि अंगी हो गया। इसको आप उपकारी उपकारक, जो जिसका उपकार करता है, जैसे बोलेंगे विधि और परिभाषा, ये तीन हो गए ना, विधि संज्ञा और परिभाषा, तीन प्रकार के सूत्र हो गए। तो संज्ञा और परिभाषाएं उपकार कर रही हैं विधि सूत्रों का, संज्ञा और परिभाषाएं उपकार कर रही हैं विधि सूत्रों का। तो विधि सूत्र उपकार्य हो गए और संज्ञा परिभाषाएं उपकारक। संज्ञा और परिभाषाएं उपकार कर रही हैं, उनका मदद कर रही हैं। उपकार्य जिसका उपकार करें, उपकार्य हैं। जैसे हमारा उपकार करती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, आवास, वाहन, हम उपकृत होते हैं इन सब चीज़ों से। हम उपकारी होंगे, ये चीज़ें उपकारक होंगी। शास्त्र उपकारक है और उपकारी कौन है, पुरुष।
पुरुष माने जीवात्मा। जीवात्मा उपकार्य है, शास्त्र उपकारक है। शास्त्र किसके लिए है? जीवात्मा के लिए। तो जीवात्मा उपकारी हो गया, शास्त्र उपकारक हो गया। ऐसे ही संज्ञा परिभाषाएं उपकार करती हैं विधि सूत्रों का। तो विधि सूत्र उपकारी हो गए, संज्ञा परिभाषाएं उपकारक हो गई। इसको आप उपजीव्य उपजीवक के आधार पर भी देख सकते हो। विधि जो होती हैं उपजीवक होती हैं और संज्ञा परिभाषाएं उपजीव्य होती हैं। संज्ञा परिभाषाओं के आश्रय से विधि सूत्र अपना काम कर पाते हैं। उपजीव्य उपजीवक में उपजीव्य का मतलब उपकारक, उपकारी उपकारक में जो उपकारी शब्द है वो उपजीवक का वाचक है और उपजीव्य शब्द उपकारक का वाचक है। आपको दिमाग में याद रखने के लिए यदि समझना है कि भाई उपकारी उपकारक, उपकार्य तो उपजीवक, उपकारक उपजीव, उपजीव माने उपकारक और उपजीवक माने उपकार्य। तो संज्ञा और परिभाषाएं जो हैं वो विधि सूत्रों के उपजीव्य हैं। संज्ञा परिभाषाएं उपजीव्य हैं, विधि सूत्र उपजीवक हैं। मतलब सहारा देने वाला, सहारा लेने वाला, दो होते हैं ना, सहारा लेने वाला और सहारा देने वाला। इस अर्थ में यदि बोलते हैं इन शब्दों को, विधि सूत्र जो हैं विधि संज्ञा परिभाषा का सहारा ले रहे हैं, संज्ञा परिभाषा के सहारे से अपना काम कर रहे हैं। सहारा लेने वाले हैं और ये सहारा देने वाले हैं। जैसे वेद, सभी शास्त्र वेद के उपजीवक हैं और सहारा देने वाला, हाँ, तो सभी शास्त्र, महाभारत सब का उपजीव्य है। महाभारत सब का उपजीव्य है। महाभारत सबको सहारा देने वाला है। सभी काव्य शास्त्र उसके उपजीवक हैं, सहारा लेने वाले हैं। समुद्र और मेघ में देखेंगे तो मेघ जो है, समुद्र का मेघ उपजीवक है, समुद्र उपजीव्य है। मेघ का समुद्र उपजीव्य है। पिता पुत्र में पिता जो है उपजीव्य है पुत्र का, पुत्र उपजीवक है। गुरु शिष्य में गुरु जो है, गुरु शिष्य का उपजीव्य है, सहारा देने वाला है। सहारा लेने वाला शिष्य उपजीवक है। सूर्य, धरती, खाद, पानी उपजीव्य हैं, वृक्ष पौधे वनस्पति के। वृक्ष आदि जो हैं वृक्ष पौधे वनस्पति जो है वो सहारा लेते हैं ना धरती से, खाद से, सूर्य से। तो खाद, धरती, सूर्य, सारी चीज़ें वृक्ष पौधे वनस्पति के उपजीव्य हैं। तो इस तरह से इनका उपजीव्य उपजीवक भाव आप देख सकते हैं। संज्ञा परिभाषाएं, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। संज्ञा और परिभाषाओं के विषय में दो नियम काम कर रहे हैं। संज्ञा परिभाषाएं अपने स्थान पर रहते हुए सहारा देते हैं या वहाँ जाकर के सहारा देते हैं। मतलब दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं। वहाँ पर जाकर के सहारा देते हैं और वे सहारा लेने के लिए इनके पास आ जाते हैं, या ये सहारा देने के लिए उनके पास चले जाते हैं। दोनों तरीके हैं ना। तो संज्ञा और परिभाषाएं जो हैं वो विधि सूत्रों के पास जाकर के अपना काम करते हैं। इसको बोलते हैं कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। कार्यकाल मानी कार्य करने का जो समय है, वहाँ पर ही जाकर के ये अपना काम पूरा करते हैं। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। और विधि सूत्र जो हैं संज्ञा परिभाषाओं के पास आकर के यदि मदद ले लेते हैं, संज्ञा परिभाषाओं से सहायता ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। यथोद्देश शब्द में जो उद्देश्य है उसका मतलब उच्चारण देश। यथोद्देश का मतलब है, यथा माने यथा उद्देश्य, उच्चारण देश के अनुसार। यथा का मतलब के अनुसार। यथोद्देशम, उद्देश्य का मतलब होता है उच्चारण देश।
जैसे वृद्धि आदेश का उच्चारण देश कौन सा है? पहले अध्याय का पहला पाद पहला सूत्र। हाँ, ये उच्चारण देश है। इको गुण वृद्धि का उच्चारण देश कहाँ है? पहले अध्याय का पहला पाद। तो ये उच्चारण देश है। और कार्यकालम संज्ञा परिभाषा क्या होगा? कार्य करने का समय। कार्य करने का समय कहाँ है? गुण वृद्धि का सिचि वृद्धि परसय पदेशु मृजेर वृद्धि, ये कार्य करने का समय है। जहाँ पर सिचि वृद्धि सूत्र बना है 7वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र, ये जो है कार्य करने का काल है। कार्य करने का काल क्या है? वृद्धि और गुण। वृद्धि करने का समय या गुण करने का जो समय है, कार्य करने का समय, कार्य करने का काल। वृद्धि गुण को एक कार्य समझ लो, वृद्धि और गुण को एक कार्य समझ लो। तो वृद्धि कार्य का काल कहाँ है? जहाँ जहाँ अष्टाध्यायी में जहाँ जहाँ गुण और वृद्धि कहे हैं ना, वो गुण वृद्धि के काम करने का समय कहा जाएगा। तो काम करने का जो समय है वहाँ पर गुण वृद्धि अपना काम करते हैं या अपनी मदद देते हैं वहीं जाकर, ये बोले जाते हैं कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में। इन दोनों पक्षों में क्या फर्क पड़ेगा? अपनी बुद्धि से ज़रा बताओ। मैं तो बाद में बताऊंगा, पर इन दोनों पक्षों में क्या फर्क पड़ेगा? यदि थोड़ा विचार करेंगे तो पता चल जाएगा। दोनों पक्षों में पूरी अष्टाध्यायी में क्या फ़र्क पड़ेगा, कहाँ फ़र्क पड़ेगा? जैसे मैंने कहा कि एक तो संज्ञा परिभाषाएं जहाँ उनका संज्ञा का और परिभाषा का काम हो रहा है वहीं जाकर के ये अपनी मदद करेंगे, और एक है कि वे सूत्र आकर के यहाँ मदद लेंगे। तो ये जो दो सिद्धांत मैंने कहा, सूत्रों में काम करने के जो दो ढंग हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? और दो तरीके से अष्टाध्यायी की परिपाटी पठन पाठन की जो प्रणाली होती थी वो दो प्रकार से होती थी। इस दो प्रकार, इन दोनों प्रकारों में क्या भेद पड़ेगा वो भी बता दो। पहले जो अष्टाध्यायी पढ़ाते थे तो ये दोनों तरीके से पढ़ाते थे, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा इन दोनों प्रक्रियाओं में? दो प्रक्रिया नहीं होगी। एक तो विधि सूत्र आकर के यहाँ अपना अर्थ, अपूर्ण अर्थ को पूर्ण करते हैं, और एक यहीं से वहाँ चले जाते हैं और उनकी मदद करते हैं जा कर के। तो इन दोनों पक्षों में क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैंने पूछा। पूर्वोत्तर सिद्धम के संदर्भ में अंतर पड़ेगा। किस पक्ष में क्या होगा? यथोद्देश पक्ष में और कार्यकाल पक्ष में सूत्रों की जो प्रवृत्ति होगी, तो उसमें मैंने पूछा यथोद्देश और कार्यकाल पक्ष में पूर्वोत्तर सिद्धम के संदर्भ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी असिद्ध होती है। 7.25 अध्याय में जैसे वृद्धिरादेश अधिंगुणा सूत्र हैं, इको गुणवृद्धि सूत्र है, वृद्धिरादेश अधिंगुणा या प्रगृह्य संज्ञा है, जैसे अपनी इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, अणो प्रगृह्य से अनुनासिका 8वें अध्याय के चौथे पाद का आखिरी पंक्ति में सूत्र है। तो वो सूत्र प्रगृह्य संज्ञा के प्रति असिद्ध रहेगा ना, वो सूत्र प्रगृह्य संज्ञा के प्रति असिद्ध रहेगा। तो यथोद्देश पक्ष में ये फ़र्क पड़ेगा कि वो सूत्र यहाँ आकर के मदद नहीं ले सकता। यथोद्देश पक्ष में क्या अणो प्रगृह्य से अनुनासिका जो सूत्र है वो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र से सहायता ले सकता है क्या? प्रगृह्य संज्ञा जो सूत्र है, ये प्रगृह्य संज्ञा के सामने वो सूत्र का अस्तित्व ही नहीं है, वो यहाँ कैसे आकर मदद लेगा? वो तो मदद तो तब ले जब उसकी सत्ता हो। असिद्ध हो जाएगा ना, असिद्ध हो जाएगा तो यहाँ आकर के मदद नहीं ले सकता। लेकिन ये जो 7.25 अध्याय है वो तो सिद्ध रहते हैं ना त्रिपादी के प्रति। त्रिपादी असिद्ध हो जाती है पर 7.25 अध्याय, सपाद सप्ताध्यायी तो सिद्ध रहती है ना। तो जब सपाद सप्ताध्यायी सिद्ध रहती है तो ये जाकर के अपनी मदद दे सकते हैं। वे मदद नहीं ले सकते, ये मदद दे सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका उत्तर एक तो ये है, पूर्वोत्तर सिद्धम के संदर्भ में फ़र्क पड़ता है, और एक उत्तर ये है कि यदि विद्यार्थी यथोद्देश के अनुसार पढ़ता है तो जैसे वृद्धिरादेश पढ़ेगा
तो वृद्धिरादेश का इतना ही अर्थ आएगा कि आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर वो ये नहीं पूछ सकता है कि इसका वृद्धि संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है, वृद्धि संज्ञा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसे ही उसने लाभ पूछा तो इस सूत्र को वहाँ जाकर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के लाभ दिखाना पड़ेगा। हैं? आप गुण सूत्र, वृद्धि सूत्र या कोई भी संज्ञा सूत्र जैसे पढ़ रहे हैं तो संज्ञा सूत्र पढ़ते समय विधि सूत्र को यहाँ नहीं ला सकते हैं जब यथोद्देश्य पक्ष में पढ़ रहे हो। वो तो वो वहाँ जाकर के जब पढ़ोगे ना, 7वें अध्याय में जाकर के जब आप पढ़ रहे होगे, सिचि वृद्धि परसमेदेशो मृजेर वृद्धि, जब सूत्र आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपके मन में जब ये प्रश्न आएगा कि ये जी वृद्धि क्या चीज़ है, तब आप वहाँ से यहाँ चल कर के आएंगे वृद्धिरादेश के पास और उस वृद्धि शब्द की व्याख्या पूछेंगे कि बताओ वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो आपको वृद्धिरादेश उत्तर दे देगा कि आयु को वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि होती है किसके स्थान में होती है, तो इको गुण वृद्धि से मदल ले लेगा। कौन सूत्र मदल ले लेगा? सिचि वृद्धि परस्मपदेषु मदल ले लेगा कि किस स्थान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप ये बात देख सकते हैं। यथोद्देश्य पक्ष से जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा गंभीर विद्वान नहीं हो सकते हैं, इसलिए कार्यकाल पक्ष से पढ़ने वाले पहले जब संज्ञा परिभाषाएं पढ़ाते हैं उसी समय यदि आपके मन में प्रश्न उठेगा और उसको वहीं पर आप पूछना चाहेंगे और उसी समय संज्ञा और परिभाषा के साथ विधि सूत्र को भी जब आप पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट हो पाएगा। संज्ञा तो गुण वृद्धि, वृद्धिरादेश अदेंग गुणा में कह दी, परिभाषा इको गुण वृद्धि कह दिया, पर इसके साथ आप विधि सूत्र को भी पढ़ेंगे तभी इस सूत्र का अर्थ पूर्ण स्पष्ट होगा। यथोद्देश्य पक्ष में प्रयोजन नहीं पूछते, मतलब जैसे गुरुजी ने बता दिया आयु को वृद्धि होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, तो उसके मन में प्रश्न नहीं उठता कि ये वृद्धि संज्ञा किस लिए कर रहे हैं, क्या काम है। मतलब छोटा बड़े की बात नहीं है, छोटा शंकराचार्य जैसा बच्चा होगा तो छोटी आयु में भी 3 साल का भी कहेगा इसका किस लिए ये नाम रख रहे हैं, क्या प्रयोजन है इसका, क्या करना पड़ेगा हैं। और बड़ा भी जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, 20 साल का भी है, उसको कह दिया आयु को वृद्धि कहते हैं, ठीक है हैं, सत्यवचन महाराज हैं, आयु को वृद्धि कहते हैं सत्यवचन महाराज। फिर अगला सूत्र पढ़ाएंगे गुरुजी, अदेंग गुणा ए ओ को गुण कहते हैं, फिर कहेगा सत्यवचन महाराज, ठीक है, ए ओ को गुण कहते हैं। फिर इसी तरह से जहाँ गुण वृद्धि कहे जाएं वो एक के स्थान में होते हैं, ऐसे वो पढ़ाता चला जाता है, उसको प्रश्न नहीं उठते हैं। वो पढ़ता चला जाएगा और वो सुनाते चले जाएंगे, गुरुजी सुनाते चले जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते चले जाते हैं और वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ये यथोद्देश्य पक्ष की प्रणाली है पढ़ने की। तो इसलिए केवल नाम आयु को वृद्धि कहते हैं और वो सुनने वाला भी संतुष्ट हो गया, उसके मन में कोई अतिरिक्त प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, तो एक प्रकार से उच्चारण देश पर ही हमने इस सूत्र का अर्थ समझा दिया। पर उसको यदि इसमें जिज्ञासा शांत नहीं होती है, वो और भी आगे बढ़ना चाहता है कि ये संज्ञा किस लिए रखी है, किस प्रयोजन के रखी है, इससे क्या लाभ मिलेगा, तो फिर वो लाभ दिखाएंगे तो वहाँ जाना होगा, हमें विधि सूत्र के सानिध्य में जाना होगा। और विधि सूत्र जो है उसका अर्थ जब हम करेंगे तो वृद्धि गुण परिभाषा इनकी व्याख्या करनी होगी साथ में उस सूत्र को समझाते समय। वृद्धि करने वाले सूत्र को समझाते समय वृद्धि शब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी ना, तो वृद्धि शब्द की व्याख्या ही तो वृद्धिरादेश है और गुण शब्द की व्याख्या ही अदेंग गुणा है, और वहाँ पर 21 स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। ये जो पूरक अर्थ है यही को गुण वृद्धि है।
सिचि वृद्धि परस्मैपदेश का पूरक अर्थ क्या है? यहाँ से इकह चला गया, ए निधिस तदंत सूत्र से तदंत चला गया, इकह और तदंत से मिल गए, तो क्या अर्थ हुआ? इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। मतलब इस सूत्र से तो इकह गया है और तदंत से इन विधिस तदंत से तदंत से उपस्थित हुआ है, तो इस तरह से इगंतस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति, इगंत अंग को वृद्धि होती है, ऐसा अर्थ बनेगा। ये जो इगंत अर्थ बना है ना, ये कैसे बना आप बताओ? किसी को विशेषण किसी को विशेष्य बना सकते हैं ये, पर वो तो फिक्स है ना कि यहाँ पर यही अर्थ हमें लेना है उदाहरणों को देख करके। जैसे मृजेर वृद्धि में मृज विशेषण है, इक विशेष्य, लेकिन सिचि वृद्धि परस्मैपदेशु में अंग विशेषण एक विशेष्य है, एक विशेषण है, अंग विशेष है, इसलिए इका का अर्थ इगंत हो जाता है। पर मृजेर वृद्धि में एक विशेषण नहीं है, इसलिए इगंत मृज ऐसा नहीं होता है। इगंत मृज अंग ऐसा क्यों नहीं होता? एक विशेषण नहीं बन सकता ना मृज का, मृज तो अंत में जय है, इक नहीं है ना। इगंत मृज अंग को वृद्धि होती है, ये अर्थ ही नहीं घटा, असंभव है, असंभव है ना। ये कहना तो ठीक बनता है कि मृज अंग के इक को वृद्धि होती है। इको गुण वृद्धि सूत्र जो है, यूँ समझो एक तो वहाँ षष्ठी है और एक इस इकह पद की षष्ठी है, दो षष्ठी इकट्ठी हो जाएंगी। और जहाँ दो षष्ठ्यंत पद हैं स्वतंत्र रूप से, उनमें संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा संबंध काम देगा? दो शब्द हैं स्वतंत्र और उन दो शब्दों में संबंध स्थापित करना है, तो विशेषण विशेष संबंध के द्वारा हम उन दोनों को अभिन्न करना चाहते हैं, उन दोनों को एक बनाना चाहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न चीज़ें एक जब बनती हैं तो विशेषण विशेष्य के द्वारा ही बन सकती हैं। जहाँ केवल अंग है और इकह उसका विशेषण बनाया जा रहा है, तो वहाँ तो इगंत अंग को वृद्धि होती है, इस तरह का अर्थ हो जाता है। और जहाँ है सूत्र में कोई अन्य पद उच्चरित है, जैसे मृज है, मिदेर गुणा में मिद है, तो वहाँ इक और मिद का विशेषण विशेष्य भाव संबंध इस रूप में संभव नहीं है कि इक को विशेषण बना दें, मृज को विशेष्य बना दें, इसलिए उल्टा कर देंगे, मृज को विशेषण बनाएंगे, इक को विशेष्य बनाएंगे। वो जो अभेद स्थापित करना हो तब तो एक टाइप का विशेषण विशेष्य होता है और एक भेदपूर्वक भी विशेषण होता है। ये बात समझते हैं? अभेदपूर्वक विशेषण जैसे शुक्ल वस्त्र है, इगंत अंग है, ये अभेदपूर्वक है, पर मृज अंग का एक ये भेदपूर्वक विशेषण है। मृज में षष्ठी है, इक में प्रथमा है, तो मृज अंग का इक प्रथमा में इक आया, फिर दोबारा षष्ठी मृज अंग के इक के स्थान में। या यूँ समझो मृजा में भी षष्ठी है, इका में भी षष्ठी है। जैसे राज्यः पुरुषस्य, अब राज्यः पुरुषस्य में विशेषण विशेष्य तो है, पर भेदपूर्वक विशेषण विशेष्य। षष्ठ्यंत दो पदों में भी विशेषण विशेष्य हो सकता है, पर वो भेदपूर्वक विशेषण विशेष्य होता है, अभेदपूर्वक नहीं होता है। वो दो षष्ठ्यंत पद हैं और दो षष्ठ्यंत पद यदि समानाधिकरण हो तो हो जाता है अभेदपूर्वक। जैसे हम यूँ कहें कि इगंत संगस, यहाँ इगंत और अंग दो षष्ठ्यंत पद है ना, तो इनमें अभेद हो जाता है, जो इगंत है वही अंग है। एक विशेषण के द्वारा अंग को वृद्धि करने जा रहे हैं, तो वो वृद्धि कार्य तदंत समुदाय को होता है। तदंत समुदाय का मतलब विशेषणांत समुदाय या इगंत समुदाय की बात है। इगंत समुदाय को वो कार्य हो जाता है। समान अधिकरण विशेषण, व्यधिकरण विशेषण, विशेषण दोनों प्रकार के होते हैं। मैंने कहा राज्य पुरुषस्य, ये राज्या और पुरुषस्य के बीच में संबंध है ना, ये व्यधिकरण विशेषण है। राजा के पुरुष का घर, राज्य पुरुषस्य गृहम। और मैं यूँ कहूँ कि महाराजस्य विक्रमादित्यस्य गृहम। अब महाराजस्य विक्रमादित्यस्य ये समान अधिकरण हो गए। महाराज अलग हो, विक्रमादित्य अलग हो, ऐसा नहीं है ना। महाराजस्य विक्रमादित्यस्य गृहम, ये समान अधिकरण विशेषण है। तो विशेषण
समानाधिकरण भी होते हैं, जैसे शुक्लम वस्त्रम, ये समानाधिकरण विशेषण है। वस्त्रस्य शौक्ल्यम, ये व्यधिकरण विशेषण है। वस्त्रस्य शुक्लता, वस्त्र की सफ़ेदी, तो वस्त्रस्य ये विशेषण है, शुक्लता ये विशेष्य है, लेकिन व्यधिकरण विशेषण है। सफ़ेद वस्त्र तो समानाधिकरण है ही, सफ़ेद और वस्त्र दोनों एक जगह। समानाधिकरण क्या होता है? दो भिन्न भिन्न अर्थ एक में मिल जाएं, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, हैं? द्वयो शब्दयो एकस्मिन् अर्थे वृत्ति समानाधिकरण्यम। दो शब्द जब एक में ही इकट्ठे हो जाएं तो उसको समानाधिकरण कहते हैं। शुक्ल अलग चीज़ है, वस्त्र अलग चीज़ है, पर एक जगह इकट्ठे हो गए। एक अलग चीज़ है, अंग एक अलग चीज़ है, पर एक जगह इकट्ठे हो गए, गंत अंग, हैं? एक अलग चीज़ है, अंग एक अलग चीज़ है, ऋगंत अंग एक जगह इकट्ठे हो गए। समानाधिकरण का मतलब होता है दो चीज़ें समान अधिकरण, समान एक अधिकरण आधार। वी मानी विभिन्न, वी का अर्थ विभिन्न लगा लो, और समान आधार, अधिकरण माने आधार, और विभिन्न आधार। जैसे हम यूँ कहें राज्य पुरुषस्य, राजा का, राजा अलग चीज़ है, पुरुषस्य अलग चीज़ है, तो ये एक आधार नहीं हुआ ना। राजा अलग चीज़ है, पुरुष हाँ एक नहीं हुआ ना। या राज्य गृहस्य प्रथमम प्रकोष्ठम, अब राजा अलग चीज़ है, गृहस्य अलग चीज़ है। राजा के घर का पहला प्रकोष्ठ, राज्य गृहस्य प्रथमम प्रकोष्ठम, राज्य अलग है, गृहस्य अलग है, संबंध है। जैसे हम सूत्रों में भी करते हैं, हम गमो रस्वातचि गमुण नित्यम। ये पंचमी है, ये भी पंचमी है, पर ये समानाधिकरण नहीं है, व्यधिकरण है। व्यधिकरण में क्या होगा? ह्रस्व से उत्तर जो गम, ह्रस्व और गम एक जगह नहीं देख सकते। समानाधिकरण तब होता जब ह्रस्व भी वही होता, गम भी वही होता। अब हम कैसे देखेंगे? ह्रस्व से उत्तर गम देखेंगे। ह्रस्व से उत्तर जो गम, उससे उत्तर अच को गमुटागम होता है। जैसे तस्मिन इति, तस्मिन है ना, और आगे इति है। ह्रस्व क्या है इसमें? ई। तो ह्रस्व से उत्तर गम, गम प्रत्याहार में ग, ण और न तीन अक्षर आते हैं। ह्रस्व से उत्तर गम, यमगणनम गण न तीन अक्षर आते हैं। ह्रस्व से उत्तर गम नकार है, उससे उत्तर अची सप्तमी है। आज़ादी पद को गमुटागम होता है। ऊपर से पद की भी अनुवृत्ति आ रही है, वहीं से पदे की अनुवृत्ति आ रही है ना, पदे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हुआ? आज़ादी पद, ये जो है यस्मिन विधिश तदादव सप्तम्यंत विशेषण हो और अल ग्रहण हो तो तदादि विधि हो जाती है। अची जो है सप्तम्यंत विशेषण है, अल भी है, किसका विशेषण है? अची जो है किसका विशेषण है? पदे का विशेषण है। सप्तम्यंत विशेषण हो, अल ग्रहण हो, तदादि विधि हो जाती है। ठीक है ना भाई? अची जो है सप्तम्यंत विशेषण है और अल रूप है। एक कोई भी प्रत्याहार अल रूप होते हैं, कोई भी प्रत्याहार पकड़ोगे वो अल रूप होंगे। कोई भी प्रत्याहार, जो 43 प्रत्याहार आपको गिनाकर बताए हैं वो सारे अल रूप होते हैं। या कोई एक वर्ण पकड़ोगे वो भी अल रूप होता है।
अल को बताने के लिए दो तरीके अपनाए हैं अष्टाध्यायी में। एक तो किसी प्रत्याहार के द्वारा निर्देश कर देते हैं, सीधा किसी अक्षर का निर्देश कर देते हैं। जैसे यची बम में दो चीज़ हैं, य और अच। तो ये अच भी अल रूप है और ये एक अक्षर पड़ा है, ये भी अल रूप है। दोनों ही अल ग्रहण है ना। ये भी अल के रूप में गृहीत हो रहा है, ये भी अल के रूप में गृहीत हो रहा है। हैं? सप्तम्यंत विशेषण हो और अल ग्रहण हो तो तदादि विधि हो जाती है। उस वह आदि में है जिसके उसके पर रहते कार्य होता है। जैसे यची का अर्थ यकार आदि आजादी, य और अच का को ग्रहण करके कार्य किया है, तो य और अच का मतलब यकार आदि आजादी। अल का मतलब एक अक्षर, जैसे प्रत्याहार या एक वर्ण, बस। कोई प्रत्यय यदि नाम लेकर के कोई कार्य किया जाएगा तो वो अल ग्रहण नहीं है, वो तो प्रत्यय ग्रहण है। किसी प्रत्यय के पर रहते, जैसे धातु लोपार धातु के, बार धातु के तो प्रत्यय ग्रहण है, अल ग्रहण नहीं है। आर धातु आदि में है जिसके, ऐसा अर्थ नहीं होगा। आर धातु का आदि ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। हैं? जैसे कहीं कह देते हैं ऊई च पदे, सूत्र अभी जो बोल रहा था मैं, ऊई जो है ये अल ग्रहण नहीं है, ये तो एक शब्द ग्रहण है। तो ऊई सप्तमी है ना, तो ये वैसे तो ये ऊई का ऊ बचता है, पर ये ऊई एक शब्द है, अल ग्रहण नहीं है। एक अक्षर का ग्रहण होता तब तदादि विधि होती। अब ये ऊई एक शब्द होता है, स्वतंत्र शब्द होता है, प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक ग्रहण है, इसलिए ऊई आदि में है जिसके ऐसा अर्थ नहीं बनेगा। तो ह्रस्व से उत्तर जो गम, उससे उत्तर आजादी पद सप्तमी है ना। आगमी क्या होगा? गमुट आगम होता है यहाँ। ये जो गमुट आगम का आगमी क्या होगा? उसमें षष्ठी होनी चाहिए आगमी में। तो वो ये जो पंचमी है ये अची को षष्ठी में बदल देगी। आज़ादी पद को गमुट आगम होता है। ये आज़ादी पद है ना, इसको गमुट आगम। तो जैसे गम 3 तो गमुट भी गुट णुट नुट ऐसा हो जाएगा ना। गमुट शब्द है ना, गमुट शब्द है, गमुट। और गमुट में ये जो उट है ये गम के साथ जुड़ा हुआ है, और गम का मतलब गण है न, और तीनों के साथ ये उट जुड़ रहा है। तो गै के साथ उट जुड़ेगा गुट, ण के साथ णुट, न के साथ नुट। 3 आगम होते हैं। नकार हो तो नुट हो जाएगा। ये आद्यंत तो इसके आदि में बैठेगा ना, और न बचेगा। तो इस तरह तस्मिन नीति बना है। सूत्र ऐसा ही तो पढ़ते हो, इसलिए दिखाया ये सूत्र कि ह्रस्व से उत्तर गम। ये व्यधिकरण पंचमी थी, व्यधिकरण पंचमी थी। यहाँ पर अलग अलग इसके स्थल अलग अलग थे। देखो तस्मिन नीति में ह्रस्व तो था ई और न गम था, तो एक जगह नहीं हुए ना। ह्रस्व और गम एक ही जगह होते तो समान अधिकरण बनती हैं। ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे हम बनाते हैं राजन सु हैं, और सु के पर रहते सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है। देखो ये नकारांत अंग है ना, ये समानाधिकरण है, नकारांत विशेषण है। नकारांत अंग की उपधा ये अवयव षष्ठी है। जहाँ भी का के की आ जाए तो अवयवी भाव होता है वहाँ। नकारांत अंग की उपधा कलंत्यात पूर्वधा, इसको दीर्घ हो जाता है सर्वनाम स्थान परे रहते, तो दीर्घ हो गया। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। अब एक सूत्र लगाते हैं। सु का इसका उपदेश से नासिकित लोप कर दिया। हल ज्ञाभ्य दीर्घात सुतिस प्रकृतम हल, तो हल ज्ञाभ्या ये पंचमी का बहुवचन है। दीर्घात ये भी पंचमी है। हैं? सुतिसी अप्रकृतम हल, सूतिसी अप्रकृतम, ये दोनों में प्रथमा प्रथमा है। सूतिसी में भी प्रथमा, अप्रकृतम में भी प्रथमा है।
हल में भी प्रथमा है, ठीक है। तो अर्थ ये बनेगा हलंत, हलंत से उत्तर, दीर्घ ज्ञंत और आवंत से उत्तर। तो यहाँ जो दीर्घात विशेषण है ना, वो इसका नहीं बनेगा क्योंकि संभव नहीं है। विशेषण कहाँ होता है? संभव हो। अब ये सूत्र में तो इकट्ठा पड़ा है, यहाँ पर देखो, हल ज्ञाभ्य और दीर्घात। ये दीर्घात जो है इसके साथ किस किस के साथ जुड़ सकता है? गी और आप के साथ ही जुड़ पाएगा, हल के साथ नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? संभव नहीं है। विशेषण दो स्थितियों में ही होता है, केवल संभव भी और व्यभिचार भी हो साथ साथ। संभव व्यभिचार दो परिस्थितियां यदि हमें मिलती हैं तो विशेषण बन जाता है, नहीं तो नहीं बनता। तो व्यभिचार तो हम कह सकते हैं दीर्घ का हल से, पर संभव नहीं। व्यभिचार का मतलब वो चीज़ वहाँ से अलग भी हट जाए। जैसे हम लाल वस्त्र बोलते हैं तो लाल संभव भी वस्त्र के अंदर, और वस्त्र से हट भी जाती है, अर्थात वस्त्र नाम की चीज़ लाल से अतिरिक्त रंग वाली भी दिखाई देती है या सफ़ेद भी दिखाई देती है। ठीक है ना। कोई भी विशेषण ऐसे ही होता है। लंबा वृक्ष, तो वृक्ष लंबा भी दिखाई देता है और लंबा नहीं भी दिखाई देता। लाल वस्त्र, वस्त्र लाल भी दिखाई देता, वस्त्र लाल नहीं भी दिखाई देता। एक ही जगह दोनों मिलने चाहिए, एक ही जगह। जैसे मैंने बताया कि लंबा वृक्ष लंबा होता भी है और नहीं भी होता, तो ये विचार हो गया। होता भी है, नहीं भी होता। तो और वृक्ष के अंदर ये लंबा धर्म संभव भी है और नहीं भी है। जैसे केवल संभव मात्र से नहीं होता। कोई नहीं बोलता, मैं उदाहरण देता हूँ कि वो व्यक्ति सफ़ेद दूध निकालने जा रहा है गाय का, क्योंकि संभव तो है दूध में सफ़ेद, पर सफ़ेद धर्म दूध को छोड़ता नहीं कभी भी। सफ़ेद धर्म हमेशा दूध के साथ चिपका हुआ है। सफ़ेद धर्म दूध को छोड़ता ही नहीं है। हाँ, आज तो गाय का लाल दूध हो गया तो यहाँ विशेषण लग जाएगा, क्योंकि दूध लाल संभव भी है, किसी रोग के कारण, किसी भी कारण से संभव भी है और व्यभिचारित भी है। लाल धर्म दूध में संभव आ गया रोग के कारण, और हमेशा लाल ही होता हो ऐसा नहीं है, व्यभिचारित भी हो जाता है, अलग भी हो जाता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस मकान से लंबा वृक्ष एक ही हो तो भी कह सकते हैं ऐसे। तो वहाँ कोई एक वो जोड़ दिया तुलना करने के लिए, ये जो मकान है इससे लंबा वृक्ष। तो लंबा विशेषण हो गया ना। किसको भिन्न कर दिया? मकान को भिन्न कर दिया। मकान से ऐसे कहा था, मकान से लंबा वृक्ष। ऐसे बोलने में हम ऐसा बोल रहे हैं मकान से लंबा वृक्ष, तो मकान को अलग कर दिया लंबे ने। तो हल गया दीर्घात। ये दीर्घात जो है गी और आप के साथ जुड़ रहा है। गी और आप ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। इसलिए जो है कहीं ह्रस्व हो जाता है ना गी को, और आपको कहीं ह्रस्व हो जाता है ना। जैसे गी को ह्रस्व हो गया आधी स्त्री आधी कुमारी, ये गी दीर्घ गी नहीं है। ये आधी स्त्री में ये गीप है, आधी स्त्री में भी ये जो है गी तो है पर ह्रस्व है। और अति खट्टवा, अति खट्टू बन गया। स्त्री शब्द में गीप तो होता है, स्त्री शब्द में स्त्रय शब्द से गीप होता है, तभी तो गीप स्त्री, गीप का ई, फिर स्त्री यस्यति च लोप, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्। ये समास है ना, नपुंसकलिंग अविभाव समास। अविभाव समास नपुंसकलिंग होता है, नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक ह्रस्व हो गया। अधि स्त्री जो शब्द है वो नपुंसकलिंग में वर्तमान है। कैसे? अविभाव होने से
दूसरे अध्याय के चौथे पाद का विभावश्च सूत्र ने नपुंसकलिंग बना दिया। तो ह्रस्व नपुंसक, नपुंसकलिंग में वर्तमान अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। ये अजंत प्रातिपदिक है, इसको ह्रस्व होता है। और आप भी, तो ये समान अधिकरण विशेषण हो जाएगा। ये दीर्घात हल तो नहीं, यहाँ तो हल मान करके लोप हो गया। और राजन के न का न लोपा प्रातिपदिकांत, ये प्रातिपदिक भी है, पद भी है, अंतिम नकार है। पद कैसे है? ये राजन जो है पद भी है, मैंने कहा पद कैसे है? ये राजान जो है पद भी होना चाहिए, प्रातिपदिक भी होना चाहिए, तब अंतिम नकार का लोप होता है। आपको बताया था ना, पद संज्ञा जो है प्रतिलोप प्रतिलक्षण भी होती है कहीं, और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने भी होती है। प्रातिपदिक मात्र की यदि पद संज्ञा होती है तो वहाँ कौन सा सूत्र काम करते हैं? प्रतिलोप प्रतिलक्षण अथवा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने अथवा न के भी लगता है, स्थिति से भी लगता है। सारे सूत्र पद प्रातिपदिक और प्रातिपदिक मात्र की पद संज्ञा करते हैं ये सारे सूत्र। केवल तदंत की सुबंत की तो सुप्तिंगंतम पदम एक ही सूत्र करता है। और सुप्तिंगंतम पदम भी सुप यदि सुनाई देता है तो तदंत की कर देगा, सुनाई नहीं देता तो सुनाई नहीं देता, केवल प्रातिपदिक मात्र की प्राति संज्ञा कर देगा। हैं? प्रत्यय के लोप होने पर क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कौन सा समास है प्रत्यय लक्षणम में? हाँ, बहुब्री है। तो वहाँ पर बहुब्री का विग्रह क्या है? हम लोग अनेक बार बता दिया कि दो चीज़ें हमें पकड़नी पड़ती हैं जहाँ भी समास होता है। महाभाष्य में पूछते हैं कोयम समास है, कहीं भी समास पद में जटिलता होती है ना, तो प्रश्न करेंगे कोयम समास है, ये क्या समास है? फिर समास का नाम बता देगा उत्तर देने वाला। बहुब्री रित्या है, तत्पुरुष इत्या है, ऐसे मतलब उसका उत्तर दे देंगे। फिर बोलेंगे कश्चास्य विग्रह हैं, इसका विग्रह बताइए। नाम से काम नहीं चलेगा, केवल नाम बता दिया। बहुब्री रित्या है, बहुब्री समास है, इसका विग्रह भी करके बताइए। तो आप पहले ही अपने आप ही बता दिया करो। ये बात तो मैंने बहुत बताई है ना। कोयम समासा कश्चास्य विग्रह, क्या समास है, उसका विग्रह क्या है। जैसे धातु लोप इत्यत्र कोयम समास है, उत्तर पद लोपी बहुब्री, ऐसे बोलना पड़ेगा। कश्चास्य विग्रह धातोर अवयवस्य लोपो यस्मिन्, धात्व अवयवस्य लोपो यस्मिन् तदिदम धातु लोपम तस्मिन् धातु लोपे, ऐसा कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रत्यय लक्षण है, प्रत्ययो लक्षणम निमित्तम यस्य तदिदम प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लक्षण निमित्त, लक्षण निमित्त, प्रत्यय लक्षण निमित्त है जिस कार्य का, जो हम ये कह रहे हैं ना यस्य, प्रत्यय लक्षणम निमित्तम यस्य, तो यो यस्य जो है उसमें भी बहुत ध्यान देने की चीज़ होती है। बहुब्री में यस्य कस्य, यस्य कार्यस्य, प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का, वह कार्य। जैसे धातु के अवयव का लोप है, जिस आर धातु के परे रहते वह आर धातु, उस आर धातु के परे रहते, तो यहाँ पर हो जाता है। अब मैं ये दीर्घात और ये इसको समानाधिकरण विशेषण के रूप में बता रहा हूँ। जैसे कुमारी और आगे सु है, हैं? अब क्या है यहाँ पर, बोलिए। दीर्घ ग्यंत है ना, ये समानाधिकरण विशेषण है, ये समानाधिकरण विशेषण है। दीर्घ ग्यंत से उत्तर सु का लोप होता है। पहले वाला जो गमो रस्वादित गमन नित्यम था वो व्यधिकरण विशेषण था, ये समानाधिकरण विशेषण है। दीर्घ और ग्यंत एक ही जगह देख रहे हैं ना। दीर्घ गी अंत में है जिसके, दीर्घ गी अंत में है जिसके, दीर्घ आ अंत में है जिसके, जैसे खट्वा है, अजा है, अजा है तो दीर्घ आ है ना, दीर्घ आ अंत में है जिसके, अजा। तो अब समानाधिकरण व्यधिकरण की बात दिमाग में बैठ गई। मिदेर गुणा, मिदेर अंगस्य इका स्थाने गुण भवति, लट लकार लट के स्थान में तिप, दिवादिभ्य यहाँ पुगंत लघुदस्य गुण हो जाएगा। फिर क्यों ये सूत्र बनाना पड़ा मिदेर गुणा? प्रियर्चना
ये लघुपदिक है, मिद में लघु उपधा इक, पुगंत लघुपधस्य अंगस्य। यहाँ पर जो पुगंत है ये तो सप्तमी तत्पुरुष है, पुकी अंत पुगंत, पुगंत जो पुक के समीप जो अवयव रूप में इक है, अंत का मतलब अवयव, पुक के या समीप लगा सकते हैं, पुक के समीप जो इक, पुक समीप जो इक, और लघुब्ध में कोयम समासा कर्मधारय इत्याह, लघ्वी उपधा बहुब्री नहीं है इसमें जो है ना, लघ्वी और उपधा में समानाधिकरण कर्मधारय समास है, बहुब्री भी हो सकता है, पर एक ही जगह जब दो तरह का या तीन तरह का समास प्राप्त हो रहा हो तो विवेक का प्रयोग करके एक निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ ये वाला अर्थ सूटेबल है। हैं? कभी कभी एक पद में दो दो तीन तीन समास प्राप्त होते हैं, तो क्या करते हैं फिर वहाँ विवेक से निश्चय करते हैं कि यहाँ तो भाई यही वाला समास लेना पड़ेगा, दूसरा लेंगे तो ठीक नहीं बैठेगा। ऐसे करना पड़ता है। एक ही पद में बहुब्री भी पाए, तत्पुरुष पाए, अविभाव भी पाए, तो फिर विवेक ऐसे वो करते हैं, ऐसे मतलब समास के बारे में महाभाष्य में विचार करते हैं कि कौन सा समास है, तो नाम लेंगे, उसका विग्रह पूछेंगे, फिर कहेंगे इसमें तो ये अर्थ आ रहा है, ये तो ठीक नहीं बैठ रहा, फिर बोलेंगे अच्छा तो ये समास ले लो, उसका विग्रह करके बताएंगे, फिर कहेंगे इसमें भी दोष आ रहा है, ये भी तो ठीक नहीं बैठ रहा, तो फिर कहेंगे कि ये वाला समास कर लो। तो समास का जब कई समास प्राप्त हो रहे हों तो वहाँ विवेक का प्रयोग करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है, हैं? विवेक की ज़रूरत होती है, जीवन में भी अष्टाध्यायी में भी, है ना? विवेक के बिना जीवन भी मतलब टकरम टकरा रहता है, और ये अष्टाध्यायी काबू में नहीं आती, हैं? तो मैंने क्या पूछा अभी बताओ कि मिदेर गुणा सूत्र क्यों बनाया? पुगंत लघुपदेश में तो कहा लघ्वी उपदा, लघुपदा, लघुपद जो इक, ये जो कर्मधार है ना, लघु उपधा इक, लघुपद इक को गुण होता है, अलोन्त्यात पूर्वदा, अंतिम अल से पूर्व अलुपदा होता है, लघु उपधा है ये, है ना? तो ये सूत्र जब कार्य कर ही रहा है पुगंत लघुपदेश ऑलरेडी, तो मिदेर गुणा क्यों बनाया? क्योंकि पुगंत लघुपदेश उसमें भी सार्वधातु चाहिए है, और सार्वधातु को सिग्नित्वत है, इसलिए से निषेध हो जाएगा, तो नहीं हुआ। हाँ भाई ठीक है, ये सार्वधातु का अपित से गीतवत है ना, शन, शन की सार्वधातु संज्ञा है किससे? शन की सार्वधातु संज्ञा किससे है? तिंसित सार्वधातुकम, तिंसत सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा है, और सार्वधातुकम अपित गीतवत है, गीतवत होने से कंगति से मना है, इसलिए मिदेर गुणा बनाया है। इसका उत्तर ये होगा पूरा, है ठीक है ना? तो मेद्यति बन गया, मिद अंग के इक के स्थान में गुण, इको गुण वृद्धि का इक पहुंच गया, बन गया। हाँ, स्वर के लिए होता है नित्यादिर नित्यम, स्वर करने के लिए होता है। को मान के क्यों बोल दिया? किसको मान कर करें? किसको मान कर? किसको मान कर? नहीं, प्रत्यय तो ये शन पर है ना बीच में, तो इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है, और यदि आप इसको मानकर करोगे ना तो अंग संज्ञा फिर इसकी होगी। फिर कैसे करोगे? करो, करके दिखाओ मेरे को। सार्वधातु अर्धातु परे रहते, ईगंत अंग नहीं है, और फिर उपदा में भी नहीं है कुछ परिस्थिति, हाँ? मार्ष्टी बनाते समय मृज, और ये बीच में विकर्ण जो है, विकर्ण कहाँ चला गया? कर्तृशप आएगा,
विकरण कहाँ गया? शप विकरण। अधि प्रवृत्तिभ्य शपा से लुक हो गया। लुक होने के बाद पुगंध लघुदेश से गुण पाया, उसको बाद कर समझते हैं? पुगंध से गुण पाया, उसको बाद कर मृजेर वृद्धि से वृद्धि होगी। हाँ, विशेष सूत्र जो होते हैं वो सामान्य सूत्र को बाद लेते हैं। बादने का मतलब उसको होने नहीं देते, रोक देते, हटा देते हैं। तो ये री को वृद्धि होगी। आ आई औ गुण रपरा, री के स्थान में आ रपर हो गया। स्थानांतर तमा से री को आर बैठ गया। तो मार्ज और व्रस्त भ्रज से स्टुना स्टू, श के योग में मार्ष्टी बन गया। ठीक है। इसी तरह से अचैषित में भी ये सूत्र लगता है को गुण वृद्धि, क्योंकि सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु में लगेगा ये, तो सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु में लगेगा तो अचैषित उदाहरण भी बनेगा, अनैषित भी बनेगा। अच्छा, औपगवा इस सूत्र का उदाहरण बनेगा क्या? इको गुण वृद्धि का औपगवा क्यों नहीं बनेगा? तद्धितेषु चामादेश सूत्र में इक उपस्थित नहीं होता है। अचू में आदि अच पढ़ा है। तद्धितेषु क्या संधि हो रही है यहाँ पर? तद्धितेषु अचाम आदे, अचू में आदि इक के स्थान में वृद्धि होती है, ऐसा अर्थ हो तो सकता है। अचो में आदि इक के स्थान में वृद्धि होती है, अर्थ हो तो सकता है। अचाम पड़ा है ना, एक तो नहीं। अचो में आदि इक के स्थान में नहीं आ सकता यहाँ से, क्यों? क्या आएगा? अनियम जहाँ उपस्थित होता है वृद्धि, वहीं पे नियम करने के लिए हम इक को लाएंगे। हाँ, मतलब निर्धारण जो होता है समान जाति में होता है। अचू में अच, हलू में हल, इस तरह होता है। चौथू में आदि अच को वृद्धि होती है। तो यहाँ पर उपगु शब्द में ना, यद्यपि ऊ जो है इक में है, इक के स्थान में तो वृद्धि हो रही है, ये हो रही है ना भाई। ये इक है, इक के स्थान में ऊ हो रहा है, तो इक के स्थान में तो वृद्धि हो रही है। और अण प्रत्यय परे रहते ये जो और गुणा है ना भैसंज्ञा में, तो ऊ के स्थान में गुण भी, ये भी इक है, लेकिन वहाँ इक पद उपस्थित नहीं होगा। और गुणा में भी इक पद उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि ओ कह रखा है। वहाँ भी अचो में आदि अच को वृद्धि होती है, तो ये इक के स्थान में होते हुए भी इग लक्षणा वृद्धि नहीं कहलाएगी। इसको इग लक्षणा वृद्धि नहीं कहेंगे। वृद्धि जो होती है, जैसे तद्धितेषु चामादे में वृद्धि अज लक्षणा है, हैं? अतोपधाय में जो वृद्धि है उपधा लक्षण वृद्धि है। अचोणिति में अज लक्षणा अजंत लक्षणा वृद्धि है। अचोणिति में अजंत लक्षणा वृद्धि है, हैं? कितिचय में भी अज लक्षणा है, आदि अज लक्षणा, आदि अज को वृद्धि होती है। तो इग लक्षणा वृद्धि नहीं है ये। औपगवा इग लक्षणा वृद्धि नहीं है। गुण भी इग लक्षण नहीं है। एक उपस्थित होकर जहाँ वृद्धि गुण होंगे वो इग लक्षणा कहलाएगी। देश उदाहरण, मृजेर वृद्धि उदाहरण और मिदेर गुणा उदाहरण, ये सब उदाहरण बन जाएंगे। और कोई उदाहरण? इगो गुण वृद्धि के और कोई उदाहरण? सार धातुकार धातु के जो उदाहरण बनेंगे ना, उस सूत्र के, सार धातुकार धातु के सूत्र के जो उदाहरण बनेंगे वो भी इस सूत्र के उदाहरण होंगे। पुगंत लघुपधज सूत्र के जो उदाहरण होंगे वो भी इस सूत्र के उदाहरण होंगे। ठीक है। जैसे भेदता बनाएंगे, भिद धातु को त्रिच है, तो ये लघुपदिक है ना। भेदता खरीच ऐसे दय को तय होकर के इट आगम क्यों नहीं हो रहा? शुद्ध उपदेश में एकाच और अनुदात्त धातु, यहाँ लाभ मिलता है ना। वो मैंने धातु पाठ में पढ़ाया, तो उदात्त अनुदात्त धातुएं होती हैं।
उदात्तेत फल क्या है? तो उदात्तेत फल परस्मै पद है, अनुदात्तेत फल आत्मनेपद है, स्वरितेत फल उभय पद है, उदात्त फल सेठ, अनुदात्त फल अनिट हैं। तो ये जो है अनुदात्त धातु है, अनुदात्त स्वरितेत धातु है ये। इसका जो ये अक्षर है ना, ये तो अनुदात्त है ई, और द में जो ई था लोप हो गया, वो स्वरित संज्ञक था, अनुदात्त स्वरितेत है, उभयपदी है। तो यहाँ पर ईट आगम नहीं होगा अनुदात्त के कारण से। हाँ, भेदता ये पुगंत लघुपदस्य का उदाहरण होगा ना। और इसी तरह सार धातुकार धातु का उदाहरण, जैसे क्या उदाहरण है? हाँ? ची धातु से सार धातुकार धातु को त्रिच चेता बन जाएगा। नेता नी धातु से नेता, क्री धातु से कर्ता, कारक इको गुण वृद्धि का उदाहरण बन जाएगा क्या? वृद्धि जहाँ पे होगी वहाँ पे तो अच अजंत बोल दिया है, तो अच के स्थान पे जो नियम है वहाँ पे अनियम में ही इको गुण वृद्धि लगेगा। अनियम नहीं है, अनियम होने पर ही इको गुण वृद्धि लगेगा यहाँ पे तो। हाँ, तो आप ये सब तो ठीक है बोलना, पर आप यूँ कहो कि वहाँ पर जो है सिचि वृद्धि पर संपदेशु में इका परिभाषा उपस्थित होती है, इसलिए उसका उदाहरण बनेगा। अचोणिति में इका परिभाषा उपस्थित नहीं होती है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं बनेगा। इतनी सी बात है, छोटी सी। अचोणिति में इका परिभाषा उपस्थित नहीं, इको गुण वृद्धि इका परिभाषा उपस्थित नहीं होती। कोई पूछे क्यों नहीं होती, बोलिए कि वहाँ तो आचे कह ही रखा है, स्थानीय निर्देश किया हुआ है, अनिर्दिष्ट स्थानीय वाले सूत्र में ही जाती है। और सिचि वृद्धि पर स्थानीय निर्देश नहीं है, इसलिए वहाँ पर। और एक सूत्र है स्थूल दूर यु रस सुक्षिप्त क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा। जैसे युवन प्रातिपदिक है और इष्ठन प्रत्यय हो गया, तो यणादि परम लुप्यते पूर्वस्य च गुणो भवति। ये जो है पर यणादि पूर्व यणादि, दो यणादि है ना यहाँ, यू एक यणादि है, यणादि में यणादि है जिसके, और ये भी यणादि वह आदि में जिसके, और पर वाला जो यणादि लोप हो जाता है, पूर्वस्य च का स्थानीय गुण भवति। यहाँ पर एक परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। जहाँ भी स्थानीय का निर्देश नहीं है तो फिर वहाँ इका परिभाषा उपस्थित होकर के यू को गुण करके यो और एचो यवा यावा यविष्ठ बन जाएगा। है अतिशाय तंबिष्ठ न युवाल्पयो कनन्यतरस्याम। मुझे ये नहीं समझ में आया, जैसे इको वृद्धि हर जगह लग जाता, मतलब हर जगह नहीं, जैसे हाँ वो स्थान नहीं निर्देश करता जैसे, तो वहाँ इको वृद्धि तो एक की इको गुण वृद्धि की वो क्या होता है, उदाहरण सूत्र कहा जाएगा उसे। इको गुण वृद्धि का जो सूत्र है ना, जहाँ लग करके अगले सूत्र का अर्थ बनाएगा ना, उस सूत्र का जो उदाहरण है वो इको गुण वृद्धि का उदाहरण। इको गुण वृद्धि सिचि वृद्धि पर संपदेशु में लग करके अपना अर्थ पूरा करेगा। सिचि वृद्धि पर संपदेशु का जो उदाहरण बनेगा वो इको गुण वृद्धि का उदाहरण है। सिचि वृद्धि पर संपदेशु में इको गुण वृद्धि लग करके उस सूत्र का अर्थ पूरा करता है ना, इको गुण वृद्धि करता है। इको गुण वृद्धि परिभाषा के बिना उस सूत्र का अर्थ अधूरा रहता है, तो उस सूत्र का साथ जुड़ करके उस सूत्र के अर्थ की सहायता करता है। तो उस सूत्र के जो उदाहरण होंगे वो इको गुण वृद्धि के उदाहरण होंगे। जहाँ जहाँ इको गुण वृद्धि की मदद मिलेगी ना जिन सूत्रों को, उन सूत्रों के उदाहरण ही इको गुण वृद्धि के उदाहरण होंगे। जिन सूत्रों में इको गुण वृद्धि ने कोई मदद ही नहीं की, फिर वो उदाहरण इको गुण वृद्धि के उदाहरण कैसे बनेंगे? समझ गए? अब पूरे स्टेट गुरु जहाँ जहाँ भी इको गुण वृद्धि लगी सबके उदाहरण बन जाएंगे वो। और क्या, जहाँ जहाँ इको गुण वृद्धि अपना काम करेगा, जिन सूत्रों का, ये तो परिभाषा है और आपको बतलाया परिभाषा जो है सहायक हैं विधि सूत्रों के। तो जहाँ जहाँ गुण वृद्धि की करने में, जिन सूत्रों से गुण वृद्धि करने जा रहे हैं, उन सूत्रों में इको गुण वृद्धि ने मदद की उन सूत्रों का अर्थ बनाने में। जैसे मैंने कहा तद्धिते सुचामादे में इको गुण वृद्धि का कोई रोल नहीं, कितिचे में इको गुण वृद्धि का कोई रोल नहीं, अचोणिति में कोई रोल नहीं, अतोबधाय में कोई रोल नहीं। तो वो उन सूत्रों के उदाहरण जो मैंने ये 4 सूत्र बोले, वो उदाहरण इको गुण वृद्धि के नहीं बनेंगे। जहाँ कोई रोल ही नहीं है वहाँ क्या मृजेर वृद्धि में रोल है
इको गुण वृद्धि का, इसलिए वो मृजेर वृद्धि का उदाहरण इको गुण वृद्धि का उदाहरण बनेगा। मिदेर गुणा में रोल है इसका, मिदेर गुणा का उदाहरण इको गुण वृद्धि का उदाहरण होगा। सिचि वृद्धि परस्मदेशु में रोल है, और ये स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्त क्षुद्राणाम में रोल है, और सिंगासार धातु गुणा में भी रोल मान सकते हैं, रिद्रिशोअंगी गुणा में रोल मान सकते हैं। बहुत सारे सूत्र हैं 7वें अध्याय में। रिद्रिशोअंगी गुणा में रोल है इको गुण वृद्धि का, तो वो उदाहरण इसके उदाहरण बनेंगे। और वृद्धि आदेश जैसे नायका चायका पावका ये सब सूत्र हैं, सिद्धियां हैं। ये वृद्धि आदेश जहां जहां मदद करेगा, जिन सूत्रों में जाकर के वृद्धि शब्द की व्याख्या करके बताएगा, वे सारे उदाहरण वृद्धि आदेश के बनेंगे। वृद्धि आदेश जिन सूत्रों में मदद करेगा, जिन सूत्रों में जाकर वृद्धि शब्द की व्याख्या करके उनके अर्थ को स्पष्ट करेगा, जैसे वृद्धि रेची है, अब ये वृद्धि आदेश व्याख्या करके ना बताए, वृद्धि शब्द की व्याख्या करके हर सूत्र में ऐसा नहीं एक बार कर दी बस काम पूरा हुआ है। हर सूत्र में जाकर के वृद्धि शब्द की व्याख्या करके इसको बतानी पड़ती है कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि आदेश में बतानी पड़ेगी, अचोणिति में भी बतानी पड़ेगी, वृद्धि वृद्धि में बतानी पड़ेगी। पूरे अष्टाध्याय में जहाँ जहाँ वृद्धि की व्याख्या करके बताएगा, वे उन सूत्रों के उदाहरण जो भी होंगे वो सारे वृद्धि आदेश के उदाहरण। और अदेंग गुणा जहाँ जहाँ गुण की व्याख्या करके बताएगा, उन सूत्रों के जितने उदाहरण होंगे वो अदेंग गुणा के उदाहरण। तो जैसे मान लीजिए वृद्धि भी हो रही है और वहाँ कोई परिभाषा सूत्र भी, जैसे इको गुण वृद्धि, हाँ ठीक है, वृद्धि का भी उदाहरण बनेगा और इको गुण वृद्धि का भी उदाहरण बनेगा। और जिस सूत्र का बन रहा है उसका भी बनेगा। हाँ बिल्कुल सबका उदाहरण बन जाएगा। बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? हैं? जितने एक शब्द को सिद्ध करने में जितने सूत्र लगते हैं ना, उन सब सूत्रों के वो उदाहरण बनते। जैसे एक सिद्धि करने में 100 सूत्र लगे, तो 100 सूत्रों का ही उदाहरण बता सकते हो आप। वो तो कोई कोई इसलिए देते हैं कि वो हमारी पकड़ में रहे, याद रहे, और हम उसके आधार पर दूसरों को समझ सकें। शुरू में हमारे को याद रखने के लिए वो करते हैं। ये जो इको गुण वृद्धि सूत्र है ना, इसका आदर्शत आदर्शताम आदर्शन, ये भी एक उदाहरण बन गया। सींगासार धातु के गुणा, सींग अंग के को गुण होता है, यहाँ तो ठीक है, अलोन्त्य से ही को गुण हो जाएगा। सार धातु के पर रहते शेते शयाते शेरते, शेषे शयाथे शेध्वे, शये शेवय शेमहे। और ये परसिपद आत्मनिपद से भी डबल हो जाते हैं ना, जैसे परसिपद में और आत्मनिपद में 11 लकार हैं, परसिपद में 99 रूप हो गए। ये तो सामान्य है 99 रूप तो। और एक भू धातु के ही लेट लकार में 96 रूप बन जाते हैं। जैसे वैसे तो 9 होते हैं ना, हाँ लगभग 1000 हो जाते हैं। और एक लेट लकार के ही यदि भू धातु के रूप चलाएं तो 96 रूप हो जाएंगे सारे रूप यदि देखें तो। भविष्यति भविष्याति भाविषत भाविषाति भविष्यत भविष्यात भाविषत भाविषात भवति भवाति भवत भवाति, इस तरह से ये 18 रूप केवल लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति भविष्याति भाविषति भाविषाति भविष्यत भविष्यात भाविषत भाविषात भवति भवाति भवत भवात हैं। तो ये रूपों की संख्या ही ज्यादा लग रही है, कठिन नहीं है हैं? ये अष्टाध्यायी का करिश्मा है, देख लो, करोड़ों करोड़ों जो है रूप बना रही है। अष्टाध्यायी से ही बन रहे हैं ये सारे रूप, कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। सूत्र जो है वो याद होने चाहिए, उनका ढंग अर्थ करने का तरीका आना चाहिए। तो हमने ये जो है ना आज देखा, अद्य द्राक्षम भी बनता है, अद्य दर्शम, हैं? अद्य अदर्शम, अद्य अद्राक्षम, अपश्यम लंग लकार में बनेगा। भूतकाल मात्र को कहने के लिए लुंग लकार हो जाता है सामान्य रूप से, और उसके विशेष भूतकाल के विशेष एक परोक्ष अनद्यतन भूत होता है,
एक अनद्यतन भूत होता है, उस विशेष भूत की विशेष स्थिति को बताना होगा। तो फिर मतलब भूतकाल में कोई काम हुआ है हमारा, तो मैंने कभी किसी काम को किया, तो यद्यपि वो बहुत पहले किया है पर फिर भी हम लुंग बोल सकते हैं। पर यदि हम भूत विशेष को कहना चाहेंगे तो उसमें लिट और लंग लकार का प्रयोग होगा। परोक्ष है यदि तब तो लिट होगा, और अनद्यतन विशिष्ट है तो लंग होगा, और सामान्य रूप से यदि कहना है तो लुंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये न धातुलोपार धातु के उदाहरण क्षिप्र क्षुद्रेषु स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा, यहाँ पर जो है हो जाएगा इको गुण वृद्धि का उदाहरण क्या हो जाएगा? बोलिए आप लोग, सूत्र देखो पहले अष्टादि निकाल कर। स्थूल दूर यु ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुणा। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम, सब में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे युवन है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्वस्य च गुणा कहने से यू को गुण हो जाएगा। युवन है ना, इसका लोप हो गया, पूर्वस्य च गुणा, पूर्व में उकार को गुण हो जाएगा। क्षिप्र क्षुद्र को ही महावास्य में दिया है ना। क्षिप्र क्षुद्र शब्द का संकेत किया है इको गुण वृद्धि के प्रसंग में, पूरे को नहीं किया। यू अलोअंत्यस्य में दोष आएगा, इसीलिए तो क्षिप्र क्षुद्र को गिना है इको गुण वृद्धि के प्रसंग में। क्षिप्र क्षुद्र में तो गिनाया है, मैं कह रहा हूं कि यू को नहीं गिनाया। अब यहाँ क्षिप्र क्षुद्र में दो यणादि है ना, यणादि परम लुप्यते, दो यणादि तो नहीं है, इसमें तो एक ही यणादि है। ह्रस्व में दो हैं पर उसमें तो गुण की बात ही नहीं है। इसमें पूर्व से नहीं लगेगा। क्षिप्र क्षुद्र में पूर्व से जहाँ लोप होता है, यणादि परम लुप्यते पूर्व से च गुण, पूर्व यणादि को गुण हो जाता है और पर यणादि लोप हो जाता है। पूर्वस्य इका स्थाने गुण होते हैं, यणादे है इका स्थाने गुण बहुत। वो सूत्र पूरा ध्यान है आपके सामने है ना। सूत्र का अर्थ है स्थूल, स्थूल में लय का लोप हो जाएगा और स्थू का गुण हो जाएगा। हैं? मैं कह तो रहा हूं स्थूल शब्द है जैसे, अब लोप इष्ठन प्रत्यय है, अब यहां पर लय का तो लोप हो गया, यणादि परम लुप्यते, यणादि परम लुप्यते पूर्व से च गुणा भवति, इका स्थान है, पूर्व से इका स्थान है गुणा भवति। स्थूल शब्द है ना। तो ये जो सूत्र मैं पढ़ा रहा हूं, इस सूत्र की बात चल रही है, उसको सामने केंद्रित रखो। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्व से च गुणो भवति कुत्र इष्ठन इमनिच येसुन परे रहते। ऊपर से तुरष्ठे में या सु की अनुवृत्ति आ रही है। इष्ठन इमनिच येसुन के परे रहते। इष्ठन एक प्रत्यय है, इमनिच एक प्रत्यय है, येसुन एक प्रत्यय है, पांचवें अध्याय के प्रत्यय हैं ये। इष्ठन अतिशाय ने तम विष्ठनो द्विवचन विभज्यो पदे तरवी यसुनो, अब येसुन एक प्रत्यय है। और इमनिच होता है पांचवें अध्याय के पहले पाद का है, वो पृथ्वादिव्या इमनिज्वा 120 के लगभग देखो तो पृथ्वादिव्या इमनिज्वा इमनिज प्रत्यय होता है वो। ये तीन प्रत्यय पकड़ करके यहाँ कुछ कार्य विधान किया है कि भाई इष्ठिन पर रहते, इमनिच पर रहते, येसुन पर रहते, यणादि का लोप हो जाता है, पूर्व इक को गुण हो जाता है, पूर्व में जो इक है उसको गुण हो जाता है। ठीक है। और लय का लोप हो गया, ह्रस्व में वह का लोप हो गया, तो यहाँ तो गुण की प्राप्ति का कोई संदर्भ नहीं है। इक होगा ना तब गुण होगा। हैं? इको गुण वृद्धि का है ना, इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। ह्रस्व में वह का लोप हो गया ना,
तो वो यणादि परम कहा है ना, पर वाले यणादि का लोप होता है, पूर्व वाले यणादि को नहीं छेड़ना। यण आदि में जिसके यणादि और यणादि च तत्परम चेति यणादि परम, तो वह का लोप हो गया। रसियान, रसिष्ठा ऐसे रूप बनेंगे, रसीमा, और ये जो है स्थविष्ठ, स्थवीयान ऐसे बनेंगे हैं। तो क्षिप्र क्षुद्रण क्षेपिष्ठ, इष्ठन प्रत्यय हुआ ना, तो इक के स्थान में गुण हो जाएगा क्षेपिष्ठ, रे का लोप हो गया क्षेपिष्ठ, क्षेपीयान। ऐसे ही क्षुद्र का क्षोदिष्ठ, क्षोदीयान ऐसे बन जाएगा। हैं ईयसुन जब करते हैं ना, क्षेपीयान, क्षेप ईयसुन, ईयसुन का ईयस ये तद्धित प्रत्यय है, कृत तद्धित समासस्थ प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होकर के स्वाद्युत्पत्ति सु आ गया। ईयसुन प्रत्यय जो था ना, उकार इत गया है, उकार इत गया है ना, ये उगित बन जाएगा, उगित। तो उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो क्षेपी यंस नुम मिदुचोन्त्यात, उगित चाम सर्वनाम स्थान धातु से नुमागम हुआ है, मिदुचोन्त्यात परा। शांत मेहता सकारांत संयोग के नकार की उपधा को दीर्घ होता है। देखो ये न और स का संयोग है, हलोनंतरा, सकारांत संयोग का नकार उसकी उपधा को दीर्घ होता है। सु का हल्ग्या दो, हल्ग्या ब्यो दीर्घात सुतिस प्रिक्तम हल, अप्रिक्त सु का लोप होता है। तो अप्रिक्त काल प्रत्यय सूत्र यहाँ जाकर के बता रहा है ना, अप्रिक्त की व्याख्या कर रहा है। तो इस सूत्र का उदाहरण भी हल्ग्याभ्यो दीर्घात का उदाहरण, अप्रिक्त का उदाहरण भी बनेगा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। फिर न और स का संयोग है, संयोगान्तस्य, तो क्षेपीयान, क्षोदिष्ठा, क्षोदीयान बन गया ना, इक के स्थान में गुण हो गया। तो इको गुण वृद्धि सूत्र जो है इसने अपना काम कर दिया, यहाँ पर इक के स्थान में गुण प्राप्त करवा दिया। संशय हो रहा था ना, यदि सूत्र नहीं बनाते तो हम पता नहीं चल पा रहा है कि इसको गुण करें। क्षिप्र शब्द में ये पता नहीं चल पा रहा कि किसको गुण करें। और इगंतंग को गुण करें। यदि दूसरी जगह जो है ना, युव में और स्थूल, इसका लोप होने पर वहाँ पर इक के द्वारा अंग को विशेषित करेंगे। स्थूल अंग, स्थूल जो इगंत अंग है उसको गुण होता है। स्थूल का लय का लोप होने के बाद क्या बचेगा? स्थू बचेगा, उसके इगंत अंग को गुण होता है, तो स्थविष्ठ। और इसमें एक बात और भी होती है कि इक के द्वारा गृह्यमाण को विशेषित करें या गृह्यमाण के द्वारा इक को विशेषित करें। गृह्यमाण का मतलब सूत्र में जिसका ग्रहण किया है उसके द्वारा, गृह्यमाण सूत्र में जिसका ग्रहण किया गया, किया जा रहा है, गृह्यमाण के द्वारा इक को विशेष करें। जैसे सार्वधातुकार धातुकयो, इस सूत्र में इका भी उपस्थित हो रहा है, अंगस्य भी ऊपर से आ ही रहा है अनुवृत्ति के रूप में। तो अनुवृत्ति के रूप में हो या सूत्र में पठित हो, वो तो गृह्यमाण माना जाएगा। तो अंगस्य गृह्यमाण है, उसके द्वारा इक को विशेषित करें या इक के द्वारा गृह्यमाण को। तो ये बताया, ये निश्चय किया कि सार्वधातुकार धातु में इक के द्वारा गृह्यमाण को विशेषित करेंगे, और पुगंत लघुपदस्थ जो सूत्र है वहाँ गृह्यमाण के द्वारा इक को विशेषित करेंगे।